चलिए, तो अभी तक आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया इम्यून सिस्टम के बारे में। इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी का। आपने देखा कि अगर हम ब्रॉड तौर पे बात करें तो इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में फिर डिफरेंट टाइप के सेल्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंट टाइप के सेल्स, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सेल्स को सपोर्ट करने के लिए एंटीबॉडी। इतना सब कुछ होने के बाद आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर जब इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी का, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बड़ा ही स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, तो फिर डिजीज क्यों हो जाता है? सोचो, फिर डिजीज क्यों हो जाता है? इतना डिफेंस सिस्टम तो दिया ही भगवान ने बॉडी में। फिर हम आए दिन सुनते रहते हैं कि किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को कोलेरा हो गया, किसी को एड्स हो गया। ये सब तो पैथोजेनिक डिजीज ही है। तो ये कैसे हो गया? मतलब कि इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम, उसके बाद भी डिजीज हो रहा है, तो फिर क्या डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है? तो सुनो भाई, बताओ। अपने इंडिया का एग्जांपल से मैंने बताया था आपको, अपने इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है और इतना ऑथेंटिक डिफेंस सिस्टम है, इसके बावजूद कभी कभार हमले तो हो ही जाते हैं ना। तो इस हमलों का दो कारण है। एक तो क्या कारण है कि कोई पीठ पीछे वार कर दिया, अब भाई अनटाइमली वॉर कर दिया, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, या फिर एज ए लार्ज क्वांटिटी में पैथोजन का अटैक हो गया और हमारा डिफेंस सिस्टम उसको कॉप अप नहीं कर पाया। एक तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है, हमारे घर के ही लोग हमारे घर को तोड़ने में लग जाते हैं। पुलवामा अटैक, आज तक नहीं पता चला अटैक हुआ कैसे, सभी जानते हैं वोट के लिए वो अटैक करवाया गया। तो कई बार हमारे देश को नुकसान हमारे देश के ही लोग दे जाते हैं, एंड दैट विल बी द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के खिलाफ अटैक करने लगता है, एंड दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और एक बार क्या होता है, एक जो दूसरा केस मैंने बताया कि अब पैथोजन इस तरीके का आ गया है कि हमारा डिफेंस सिस्टम वहां पे हाथ खड़ा कर दिया है। अब वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, ब्रॉडली अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर को, तो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। वन इज एलर्जी, सेकंड वन इज इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, एंड थर्ड वन इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने अभी बात किया आपसे, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड द एलर्जी। मैं तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा। सुनना, एलर्जी क्या, एलर्जी क्या, इसको कोरिलेट करो। एक बात बताना, क्या अदर देश पाकिस्तान के लिए उतना भड़कता है जितना हम भड़कते हैं? नहीं। मतलब हमारा पुराना दुश्मनी है हमारा, और ये जो दुश्मनी है बड़ा ही स्पेसिफिक होता है हर देश का हर किसी से। अब देख लो, रूस को यूक्रेन का नाम सुनते ही भड़क जाता है, हम पाकिस्तान का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। तो मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हर किसी का अलग अलग है। किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, किसी पर्टिकुलर केमिकल्स के लिए, किसी पर्टिकुलर फिजिकल एजेंट्स के लिए कुछ ज्यादा ही भड़क जाता है, जबकि उसके लिए भड़कना नहीं चाहिए था, नाम सुनते भड़क जाता है। दैट विल बी द एलर्जी। मतलब इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, और वो ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें आपको कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हम कहते हैं कि डिसऑर्डर है, लेकिन वो एक्चुअल में डिसऑर्डर नहीं है। एक्चुअल में वो हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है। तो एक बात बताओ, हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स का नॉर्मल चीज है? बिल्कुल नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि एलर्जी इज एक्चुअली हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे एलर्जी को। देन आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसा कि मैंने बोला, हमारे देश के लोग ही हमारे देश पर हमला करवा लेते हैं बस वोट बैंक बनाने के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए इलेक्शन टाइम पे। ऐसा होता रहता है हमारे देश में, अक्सर होता है ऐसा। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम दूसरे के खिलाफ लड़ना था, दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना था, फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ बनाना था, हमारी बॉडी के खिलाफ बना लिया। और हमारे बॉडी के खिलाफ बना लिया तो हमारे बॉडी का ऑर्गन अफेक्टेड होने लगता है। दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंड थर्ड वन इज द इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनोडेफिशिएंसी, आगे लाइन पूरा करो इसको, डिसऑर्डर, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, किसी कारण से इम्यून सिस्टम में कमी आ गई। मैंने बोला ना, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो हाथ खड़ा कर दिया वहां पे। इम्यून सिस्टम में किसी वजह से हमारे डिफेंस सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। तो अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसी की चर्चा करते हैं,
इसकी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर की। देखो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है कॉन्जेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। एक बात बताओ, पाकिस्तान का भी अपना इम्यून मतलब कि डिफेंस सिस्टम होगा ना, इंडिया का भी है। एक बात बताओ, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बाय बर्थ कमजोर है या फिर युद्ध के वक्त कमजोर साबित होता है? वो तो बाय बर्थ कमजोर है भाई साहब, रोटी खाने का उसको बाय बर्थ, वो बाय बर्थ कमजोर है। अगर बाय बर्थ इम्यून सिस्टम कमजोर है दैट विल बी कॉन्जेनाइटल। अब हम बात करते हैं इंडिया का। इंडिया का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा इम्यून सिस्टम है, उसके बावजूद कभी कभार हमें हार मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? इस टाइप के पैथोजन आ गए कि उस टाइप के पैथोजन के लिए हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो उससे लड़ नहीं पाए। एक्चुअल में इस प्रकार का हमला हुआ कि वो हार गए। हम बात करेंगे आगे, एंड दैट इज द एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। एड्स इज नॉट अ डिजीज, हम बात करेंगे। एड्स इज नॉट अ डिजीज, एड्स इज द ग्रुप ऑफ सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ, अब सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। मैं अभी दो वर्ड छोड़ रखा हूँ, साइन सिम्टम्स को भी छोड़ रखा हूँ, नहीं बताया हूँ। एड्स में बताऊंगा, सिंड्रोम भी बताऊंगा। तो एक्चुअली एड्स के केस में क्या होता है, हमारे टी हेल्पर है ना, टी हेल्पर का नंबर घटने लगता है। यस, और टी हेल्पर आपको पता है पैथोजन को, जो एक्सोजीनियस पैथोजन होता है उससे आता है इसको रिस्पॉन्स इंटरल्यूकिन 1 के फॉर्म में, और ये एक्टिवेट होके टी हेल्पर 1 और 2 में डिवाइड होती है। इंटरल्यूकिन 2 इंटरल्यूकिन 4 5 6 रिलीज करती है। देन फिर उसका अलग अलग रोल है, बता रखा हूं मैं। वो फिर बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा। अभिषेक माइक बंद करो। जब वो बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा तो ओवरऑल टी हेल्पर का ही अगर नंबर मैं घटा दूं, घट रहा है, क्योंकि इसमें जो वायरस होता है HIV वो टी हेल्पर पे ही अटैक कर देता है डायरेक्ट। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बताओ इम्यून सिस्टम में तो कमी आएगा ना, इम्यून रिस्पॉन्स में कमी तो आएगा ना। तो मुझे बताओ ये कमी आफ्टर द बर्थ आया है, आफ्टर द अटैक ऑफ पैथोजन आया है, या जन्म से था? after the attack of दैट इज द एक्वायर्ड, दैट इज द एक्वायर्ड। और इसमें पहले CMI में कमी आएगा, पहले टी हेल्पर मरेगा। टी हेल्पर अगर मरने लग जाएगा, उसका नंबर घटने लग जाएगा, तो टी हेल्पर ही तो कोलोनल सिलेक्शन मतलब करता था, तो उसका टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 में कन्वर्जन होता था। देन टी हेल्पर 2 जो है जो सक्रीट करती थी इंटरल्यूकिन 4 5 6, वो बी लिम्फोसाइट के कोलोनल सिलेक्शन के लिए रिस्पांस देता था उसको, मतलब कि स्टिमुलस देता था। तो अगर वही नहीं रहेगा तो फिर बी लिम्फोसाइट कहाँ से एक्टिवेट होगा? तो इसका मतलब एंटीबॉडी भी नहीं बनेगा, तो AMI भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम CMI AMI। लेकिन बताओ क्या इसमें कहीं पे भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मतलब एक्वायर्ड द बर्थ आपके इम्यून सिस्टम में कमी आ रहा है? तो क्या इसमें इनेट इम्यूनिटी छेड़ा जा रहा है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी छेड़ा जा रहा है? एक्वायर्ड, क्योंकि CMI एक्वायर्ड का पार्ट है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आ रहा है मेनली, और एक्वायर्ड डेफिशिएंसी आ रहा है मतलब जन्म के बाद आ रहा है। अब हम बात करते हैं किसमें, कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल में क्या होता है, इस केस को हम बोलते हैं स्कीड। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एनसाइड में दे रखा है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिसिट। सीवियर का मतलब होता है खतरनाक, मतलब गजब डेफिशिएंसी हुआ यहाँ पे इम्यूनो। एक्चुअली इसमें होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ a particular enzyme and that enzyme is adenosine deaminase। इसकी चर्चा पहले हुई है, कोई याद दिलाएगा कहाँ हुई है? ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी चर्चा हुई है, नहीं यार? एडिनोसिन डीएमिनेज जेनेटिक्स में हुआ है चर्चा, जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, आपने जेनेटिक्स का वीडियो नहीं देखा पूरा, ठीक है? तो एडिनोसिन डीएमिनेज वो एक एंजाइम है, और एक्चुअली ये एंजाइम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में चाहिए होता है, स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन ये एंजाइम रिक्वायर्ड है। मुझे बताओ अगर ये लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में ये एंजाइम रिक्वायर्ड है, तो ये इस एंजाइम को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होता होगा ना, अगर ये एंजाइम है तो, यस और नो? एडिनोसिन डी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADA, एडिनोसिन डी अमीनेज, ADA। इसको बनाने वाले जीन कहलाते हैं ADA जीन। और पता क्या होता है, बाय बर्थ अगर उस जीन में किसी कारण से डिफेक्ट हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है पेरेंट में, और फिर वो जीन जा रहा है अगले जनरेशन में, तो बच्चे में तो बाय बर्थ वो जीन म्यूटेटेड है, नॉन फंक्शनल है, तो क्या ADA एंजाइम बनेगा? नहीं। तो क्या ADA डेफिशिएंसी हो जाएगा? हाँ। तो क्या बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट प्रॉपर बन पाएंगे? नहीं। तो क्या उसका अर्ली एज में डेथ हो जाएगा? हाँ, क्योंकि अगर उसको लिम्फोसाइट्स ही नहीं होगा उसके सेल्स में, बॉडी में, ब्लड में, तो लिम्फोसाइट्स तो मेन इम्यूनिटी देता है, तो अगर लिम्फोसाइट्स नहीं होगा तो थोड़ा बहुत भी पैथोजन का अटैक होगा तो पर्सन को प्रॉब्लम आ जाएगा, ADA डेफिशिएंसी। बाकी मैं इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में एक और बात बताऊंगा।
ये तो एडीए डेफिशिएंसी है ना, इसका ट्रीटमेंट भी ढूंढा गया है और वो है जीन थेरेपी। हम बात करेंगे बायोटेक, ठीक है। तो ये हुआ क्या, इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। दो कैटेगरी है इसमें, स्किड और एड्स। अब मुझे बताओ ज्यादा खतरनाक कौन है, स्किड या एड्स? ज्यादा खतरनाक कौन? एड्स। नहीं, स्किड। नो द स्किन। ज्यादा खतरनाक स्किड है, समझ रहे हो? अब बताता हूँ क्यों। यहाँ पे जो एंजाइम की कमी हुई है, ये एंजाइम ओवरऑल लिम्फोसाइट्स के मेचुरेशन के लिए चाहिए होता है, और यहाँ पे केवल टी हेल्पर को माना जा रहा है। हाँ, मानते हैं कि टी हेल्पर फिर अदर सेल से कनेक्टेड है, ये बात मैं मान रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन दोनों में जोड़ा देखा जाए तो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें आता है। नाम ही रखा है सीवियर, देख रहे हो, नाम ही रखा है सीवियर। हाँ, ये अलग बात है, जब एड्स का टर्मिनल स्टेज होता है ना, एड्स में अलग अलग स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज, टर्मिनल स्टेज, लास्ट स्टेज। तो जो एड्स का टर्मिनल स्टेज होता है ना, उससे ज्यादा कष्ट जीवन में और कोई दूसरा रोग नहीं दे सकता है, उसके सामने फिर स्किड कुछ भी नहीं। लेकिन एक ओवरव्यू हम सोचते हैं ऑन एन एवरेज ज्यादा खतरनाक कौन है, तो स्किड। दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनोडेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम एड्स में, ठीक है। नाउ देन द नेक्स्ट इज एलर्जी। अब हम एलर्जी के बारे में बात करें। अभी तक में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। एनी प्रॉब्लम? नहीं, चलो अब बढ़ते हैं आगे। सर, हाँ एड्स के टर्मिनल स्टेज में क्या होता है? हाँ, बात करेंगे एड्स में, अभी पढ़ा दें, छोड़ दें, इसी चैप्टर में एड्स पढ़ना है। यस सर। हाँ, तो एड्स में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, एलर्जी। तो देखो नोट्स में जितना लिखा है उतना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। आ जाओ। एलर्जी दो टाइप का होता है, एलर्जी दो टाइप का होता है, अगर आप चाहो नोट्स में ऐड करना तो कर लेना। एक होता है लोकल एलर्जी, और एक होता है जनरलाइज्ड एलर्जी। चलो मुझे सबसे पहले कोई बताओ व्हाट इज एलर्जी, आप क्या जानते हैं एलर्जी के बारे में? एलर्जी नाम सुन रहे बचपन से बोलते हैं एलर्जी एलर्जी, क्या होता है एलर्जी? जल्दी से बोलो। पैथोजन का इनिशियल, क्या होता है? पैथोजन का इनिशियल स्टेज जब नहीं, चलो बता रहा हूँ। एलर्जी, पहले एलर्जी को डिफाइन करो भाई साहब, सुनना ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हम पाकिस्तान का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। एक बात बताओ, हम अदर दुश्मनों के खिलाफ भी भड़कते हैं, हम अदर दुश्मनों के खिलाफ भी भड़कते हैं। अगर कल को रसिया हमारे ऊपर अटैक कर दे, अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो क्या उसके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। लेकिन कई बार हम अमेरिका की थोड़ा बहुत बात सह भी लेते हैं, रसिया की भी थोड़ा बहुत बात सह भी लेते हैं, जापान की सह लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत अपने जैसे ही लगते हैं, ठीक है, बात थोड़ी मिल जाती है इनसे, तो कई बार हम इनकी बातें थोड़ी सह लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान का नाम सुनते ही हम भड़क जाते हैं। इसका मतलब कोई खास देश किसी दूसरे खास देश के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव। हमारे बॉडी में साल्मोनेला टाइफोइडियम का बैक्टीरिया है तो भी हम रेस्पॉन्स देते हैं, अच्छा खासा इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स देते हैं। हमारे बॉडी में HIV आ जाए तो भी एक हद तक हम उससे लड़ते हैं, हमारे बॉडी में कोरोना वायरस आ जाए तो भी हम उससे लड़ते हैं, हमारे बॉडी में स्वाइन फ्लू हो जाए तो आ जाए वायरस तो भी लड़ते हैं, हमारे बॉडी में डेंगू का पॉजिटिव एजेंट आ जाए तो भी हम लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के लिए इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं, बट अगर किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं जिसके लिए रिस्पॉन्स इतना नहीं दिखाना था, तो दैट इज द एलर्जी। अब एक बार बताओ कि किसी को कोल्डनेस से प्रॉब्लम है, ठंडा और गर्म में जाता है तो उसको प्रॉब्लम आती है, दैट इज द सेंसिटिवनेस, वो सेंसिटिव उन चीजों के लिए। बट अब क्या होता है इसका, चलो ये तो ठीक है, फिर भी सेंसिटिवनेस मानेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिस चीजों के लिए नॉर्मली ह्यूमन को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और उसके लिए भी वो सेंसिटिव है, तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, एंड दैट इज द एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा डस्ट में जाते ही एलर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या होता है अभी हम बात करेंगे। डस्ट में जाता ही एलर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं। कई सारे पर्सन को जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ स्मोक चल रहा होता है ज्यादा, वहां पे जाते ही प्रॉब्लम आता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल डाइट्स होते हैं, मतलब एनिमल के जो डेंडर बोलते हैं उसको, एनिमल के बॉडी के जो स्किन के जो रोए रोए उड़ते हैं,
उससे प्रॉब्लम, कई सारे लोगों को सनलाइट से भी प्रॉब्लम है, एलर्जी, कई सारे लोगों को पॉलन ग्रेन से प्रॉब्लम है, जो फ्लावर्स के पॉलेंस होते हैं उसके दाने अगर इनहेल कर ले तो उसको एलर्जी आ जाता है। तो देयर आर डिफरेंट एजेंट्स व्हिच कैन स्टिमुलेट द एलर्जिक रिस्पांस, व्हिच कैन जनरेट द एलर्जिक रिस्पांस। तो क्या इन सब्सटेंस को हम एलर्जेंस बोलेंगे? एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस फॉर अ पर्टिकुलर फॉर एन पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एलर्जेंस। एंड मैं बता रहा हूँ दुनिया का कोई भी चीजें एलर्जन हो सकता है। मैंने अभी क्या बोला, डेंडर, डेंडर मतलब एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स के जो टुकड़े होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन्स, सनलाइट, ये मैंने कॉमन एलर्जन लिखे हैं जो आपको आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट इसके अलावा दुनिया में कई सारे एलर्जी हैं, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने बोला ना, किसी के लिए डस्ट पार्टिकल एलर्जन है, किसी के लिए सनलाइट। दुनिया में कोई ऐसा केमिकल जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस कॉज करा दे। मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉन्डोम पढ़ाया था। कॉन्डोम क्या होता है? लेटेक्स रबर का बना होता है, याद करो मैंने बोला था नेचुरल लेटेक्स रबर का बना हुआ। अब भाई नॉर्मल नेचुरल रबर से बना हुआ वो कॉन्डोम है, उसके बावजूद किसी पर्सन को उससे एलर्जी हो जाता है और फिर उसके लिए दूसरे टाइप का कॉन्डोम आता है। तो बताओ वो पर्टिकुलर लेटेक्स रबर उसके लिए एलर्जन का कर रहा है। तो देयर इज वैरायटी ऑफ एलर्जन। किसी को किसी पर्टिकुलर फूड मटेरियल से एलर्जी है, कोई बोलता है मैं दही खाता हूँ तो मुझे एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, कोई बोलता है मैं अदरक खा लूँ तो एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, कोई बोलता है मैं धनिया का पत्ता खा लूँ तो एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। दुनिया का कोई भी ऐसा केमिकल्स, कोई भी ऐसा एजेंट जो जिसके खिलाफ इन जनरल ह्यूमन का बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करता उसके अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आपका बॉडी रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब आपको एलर्जी। सिंपल सी बात है। अब किसी को मेरी बातों से एलर्जी है, मैं बोलता हूँ क्लास में एक्टिव होकर बैठो तो उसको एलर्जी हो जाता है, एलर्जी का रिस्पॉन्स आता है। तो ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। मेरे इस बातों से लोगों को एक्टिव होना था बट उसको एलर्जी का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो दैट इज द एलर्जी। ऐसे मुझे काम छोड़ लोगों की एक्टिविटी से एलर्जी है। इन जनरल क्या होता है कि टीचर कम्युनिटी को आज के डेट में प्राइवेट ट्यूटर को कोई मतलब नहीं होता, बच्चा पढ़े ना पढ़े, पैसा आया ऐश करो जिंदगी काटो। लेकिन अब मेरे साहब मास्टर पेमेंट फुल हो चुका है फिर भी कॉल कर करके क्लास क्यों नहीं आए थे, क्लास में सो क्यों रहे थे, होमवर्क क्यों नहीं करके लाए, ऐसे लोगों को पकड़ने में मुझे मतलब मजा आता है। तो मेरा जो एलर्जी है, जो ऐसे मक्कार बच्चे होते हैं उनके खिलाफ, उनकी एक्टिविटी के खिलाफ मेरा एलर्जी है। आपको रिलेट कर सकते हैं इसको एलर्जी से, कोई इसमें दोहराई नहीं है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ एलर्जन। अब सुनना ध्यान से, हम कैसे पता करेंगे कि आपको किस चीज के लिए एलर्जी है? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा, डॉक्टर को आप बोलोगे ये प्रॉब्लम आता है, डॉक्टर बोलेगा आपको एलर्जी है। पहले तो डॉक्टर क्या करेगा, बोलेगा जब भी ऐसा रिस्पॉन्स आए आपका बॉडी में तो आ जाना। जब आप आओगे तो आपका ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, एंटीबॉडी टेस्ट, और पता चलेगा कि आपको बॉडी में IgE का कॉन्सेंट्रेशन एबनॉर्मली ज्यादा हो गया है। IgE का कॉन्सेंट्रेशन, डॉक्टर बोल देंगे आपको एलर्जी है, क्योंकि IgE का कॉन्सेंट्रेशन एलर्जिक रिस्पॉन्स में ही बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है चलो पहले मैकेनिज्म बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। होता क्या है, अगर कोई भी एलर्जन आया आपके बॉडी, कोई भी एलर्जन है जिसके लिए आप सेंसिटिव हो, केवल आप हो सकता है कोई दूसरा पर्सन ना हो, आप सेंसिटिव हो, तो आपके बॉडी में दो ऐसे सेल हैं जिसके सरफेस पर मास्ट से सॉरी जिसके सरफेस पे IgE का बाइंडिंग रिसेप्टर होता है। वो कौन दो सेल है जल्दी बताओ, आज ही दिन में बताया हूँ ब्लड सेल की। एक है बेसोफिल और एक है मास्ट सेल। मास्ट सेल ब्लड सेल नहीं है, ये टिश्यू का सेल है, कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, और बेसोफिल ब्लड सेल्स है, ग्रेनुलोसाइट। पता है चाहे ये बेसोफिल हो चाहे ये मास्ट सेल हो, उसके पास होता है IgE का FC रिसेप्टर, यहां लिख लो पूरा FC रिसेप्टर, FC रिसेप्टर ऑफ IgE एंटीबॉडी। तो ये क्या है, ये है IgE एंटीबॉडी का FC रिसेप्टर, और उसके साथ IgE एंटीबॉडी क्या है, अटैच्ड है, दिख रहा होगा। उस IgE एंटीबॉडी का क्या पैराटॉप होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये पैराटॉप मान लो। और ये एंटीजन एज एपिटॉप एक्ट करेगा, क्या करेगा, एंटीजन एज एपिटॉप एक्ट करेगा, एलर्जन एज एपिटॉप एक्ट करेगा, और वो एलर्जन आएगा और बाइंड करेगा किसके साथ, पैराटॉप ऑफ द IgE। और IgE किससे बाइंडेड है, FC रिसेप्टर ऑफ द IgE रिसेप्टर, जो कि मास से बेसोफिल के उस पे है, सरफेस पे है। देन रेस्पॉन्स जाएगा किसको, रेस्पॉन्स जाएगा या तो मास सेल को या तो बेसोफिल को। एंड इन रेस्पॉन्स जब ये जाएगा उसको मतलब कि मैसेज
कि हाँ हाँ एलर्जन आया है, तो ये सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। उसके बाद क्या होगा अभी हम बात करेंगे। तो मुझे बताओ कि आप बोलोगे सर ये जो आईजीई रिसेप्टर है, आईजीई रिसेप्टर से आईजीई बाइंडेड है, तो मास्ट सेल और बेसोफिल से तो नॉर्मली ऐसे बाइंडेड होता ही है, फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि आईजीई का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यूरिंग द केस ऑफ एलर्जी? हाँ बढ़ जाता है, बताता हूँ कैसे। एक बार बताओ, जब कोई एलर्जन आया है तो वो आईजीई से तो बाद में बाइंड करेगा, लेकिन क्या अगर वो एक्सोजीनियस एंटीजन है तो क्या एक्सोजीनियस एंटीजन के खिलाफ कोई रिस्पॉन्स आया होगा? बिल्कुल आया होगा। यस सर। मैक्रोफेजेस याद करो, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उससे इंटरल्यूकिन 1 टी हेल्पर 1 का एक्टिवेशन, टी हेल्पर 1 का प्रोलिफरेशन, सॉरी टी हेल्पर का एक्टिवेशन, टी हेल्पर का प्रोलिफरेशन, टी हेल्पर 1 का बनना, टी हेल्पर 2 का बनना, टी हेल्पर 2 से इंटरल्यूकिन 4, 5, 6, बी सेल का एक्टिवेशन, बी सेल का प्रोलिफरेशन, फिर उसके बाद प्लाज्मा सेल्स का बनना और उसके बाद मेमोरी बी सेल्स का बनना। प्लाज्मा सेल्स जो बनेगा स्पेसिफिक क्लोन बनेगा और वो बनाएगा आईजीई एंटीबॉडी, और वो ज्यादा से ज्यादा आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल के सरफेस पे और बेसो सेल के सरफेस पे लगे हुए रिसेप्टर से बाइंड करवाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एलर्जन को ट्रैप कर सके। सो दैट इन द केस ऑफ एलर्जिक अटैक, एलर्जन अटैक, आईजीई एंटीबॉडी बढ़ चुका है। अब डॉक्टर को पता चल गया कि आपके बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी बढ़ चुका है, तो डॉक्टर समझ गए तो एलर्जी का रिस्पॉन्स। अब पता करना है, हाँ भाई आपको किससे एलर्जी है, तो डॉक्टर बोलेंगे एक बार बताओ आपको क्या लगता है किससे एलर्जी है, तो बोलेगा ये नहीं पता साहब लेकिन मुझे एलर्जी है। डॉक्टर बोलेंगे एलर्जी तो है, तो पता चल चुका है आईजीई का कंसंट्रेशन ज्यादा आ रहा है, तो एक काम करो अब ये बताओ कहाँ कहाँ जाते हो, तो बोले प्रसाद साहब जब भी सड़कों पे जाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, जब भी इंडस्ट्रीज के इलाकों में जाते हैं तब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अब डॉक्टर के दिमाग में दो बातें स्ट्राइक की कि या तो इसको डस्ट पार्टिकल, सड़कों पे डस्ट पार्टिकल है, या तो डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, यानी तो इस सड़कों में अगर सिटीज में चल रहा है तो वहां पे भी स्मोक है, यानी तो इंडस्ट्रीज वाले इलाके में जाता है तो वहां तो स्मोक ही स्मोक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको हो सकता है स्मोक से, या तो मोस्ट प्रोबेबली इसको डस्ट पार्टिकल से प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर क्या करेंगे, जानबूझ के आपको डस्ट पार्टिकल आपके इनहेलेशन वाले रूट के आसपास रखेंगे, या जानबूझ के आपको बोलेंगे कि दोबारा जाओ डस्ट वाले इलाके में, और अगर एलर्जी का रिस्पॉन्स आया दैट मीन्स आपको एलर्जी उसी से। ऐसे डॉक्टर पता लगा लेते हैं आपको एलर्जी किससे। अब उसका ट्रीटमेंट चलता है, क्या ट्रीटमेंट होता है ये सब आप हार्ड क्लासेस में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत अभी मैं बता दूंगा, एलर्जी का रिस्पॉन्स तो देख लें। तो ये क्या है, एलर्जी किस चीज से है ये आपको पता चल गया। अब मुझे एक बात बताना, मैंने क्या बोला कि नॉर्मली इन सब चीजों के लिए एलर्जी नहीं होना चाहिए। अब भाई सवाल है कि क्यों नहीं होना चाहिए, चाहे वो डेंडर हो, डस्ट पार्टिकल हो, पॉलन ग्रेन हो, सनलाइट हो, ये सब तो फॉरेन पार्टिकल ही है ना भाई साहब, तो इसके लिए एलर्जी क्यों नहीं होना चाहिए बताओ, तो फॉरेन ही है। तो सुनना ध्यान से, मैंने आपको बोला था कि हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स किसको देता है, वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल को या मतलब सेल्फ को या नॉन सेल्फ को, बोलो जल्दी। नॉन सेल्फ को रेस्पॉन्स देता है ना, नॉन सेल्फ के अगेंस्ट। हमारा भारत किसके लिए भड़कता, पाकिस्तान के लिए या फिर अमेरिका और रूस के लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के क्यों? क्योंकि जब से भारत बना है, जब से भारत अपना इंडिपेंडेंस लाया है, तब से ये अमेरिका और रूस जैसे देशों से दोस्ती करके रखा है, तो ये उसको अपना ही जैसा समझता है, अपने ही जैसा समझता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमने कभी ये सीखा नहीं कि वो हमारा है, अपना है, तो उसके खिलाफ हमारा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आता है। यही होता है हमारे बॉडी के अंदर। हम बचपन से जब बड़े हो रहे हैं तो हम डेंडर, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, सनलाइट इसके कांटेक्ट में अक्सर आ रहे हैं, अक्सर इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्या बचपन में आप सड़क पे नहीं चलते थे? क्या बचपन में आप खेतों खलिहान में नहीं जाते थे, पॉलन ग्रेन आपको नहीं मिला? क्या बचपन में आप एनिमल के आसपास नहीं जाते थे, डेंडर नहीं मिला? बचपन से सनलाइट में नहीं जाते थे, सनलाइट में, ये सब तो आप बचपन से आपका बॉडी देख रहा समझता हो, तो अपने आदमी तो अपने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां से एनसीईआरटी ने एक लाइन नहीं उठाई, यानी कि आपको क्या समझ में आ गया कि ये सारे पार्टिकल्स हमारे बॉडी के लिए यूजुअली फॉरेन पार्टिकल के तौर पर एक्ट नहीं करते हैं, हमारा बॉडी इसको एज अ सेल्फ ही रिकॉग्नाइज करता है, सेल्फ एंटिटी नहीं मानता है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं आता, खिलाफ अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं आता। अब यहां से आपकी एनसीईआरटी की लाइन लिखती है, एलर्जी का ज्यादा चांसेस मेट्रो सिटीज के जो बच्चे होते हैं उसमें होने का केस होता है, मतलब उसमें होने का चांसेस होता है, और ये सही रिपोर्ट है। आप शहरों के बच्चों में देखना एलर्जी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गाँव के बच्चे, ये एक जनरलाइज्ड व्यू बता रहे हैं, जनरलाइज। ऐसे तो कई सारे गांव के बच्चों को भी एलर्जी देखने को मिलता है और शहर के बच्चों को नहीं देखने को मिलता है, मैं एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज ऐसा ही देखने को मिलता है, शहरों के बच्चों में एलर्जी ज्यादा और गांव के बच्चों में कम। ऐसा क्यों, बता सकते हो? ऐसा क्यों, ऐसा क्या है भाई गांव में, ऐसा क्या है शहर में, बताओ।
सुनो, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है शहर के बच्चे जो होते हैं ना उसको बचपन से बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। पैदा हुआ एसी वाले आईसीयू में, वहीं से प्रोटेक्शन शुरू हो गया। पैदा हुआ एसी वाले हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में। गांव का बच्चा पैदा घर में ही हो गया, नर्स आके करा दी, वही घर वाला कमरे में हो गया। बचपन से आते ही दुनिया में संघर्ष कर रहा है। उसके बाद बड़ा हुआ, बड़ा होते ही गांव का बच्चा खेलने धूपने गया मिट्टी में। यहाँ का बच्चा खेल धूप रहा है घर में एकदम बढ़िया सोफा मस्त चकाचक वाले इन्वायरमेंट में। फिर बड़ा हुआ, स्कूल जाने का उम्र हुआ, एसी वाले कार में जाना है, एसी वाले स्कूल में पढ़ना है, एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन स्कूल में पढ़ना है, बाथरूम तक में एकदम चकाचक माहौल। आज तक उसने कभी भी इस टाइप के पैथोजन को देखा ही नहीं और इस टाइप के पार्टिकल्स को देखा ही नहीं। डस्ट क्या होता है उसे पता ही नहीं है, किताबों में देखा है केवल डस्ट। पॉलन ग्रेन क्या होता है पता ही नहीं है, केवल किताबों में देखा है। सनलाइट से तो उसको दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। जब से पैदा हुआ तब से एसी में ही रह रहा है। तो ये जो शहर के बच्चे ना बड़ा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते। गांव के बच्चे को देखो, बेचारा पैदा हुआ किसी एक बंद कमरे में जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही थी, मुश्किल से नर्स ने उसका बर्थ कराया। उसके बाद पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, चल दिया गांव के बच्चों के साथ खेलने, कीचड़ में खेल रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, मस्त जिंदगी काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मिट्टी खा भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद उतना हाइजीनिक फूड उनको मिलता नहीं है। खेत के किसान के बच्चे होते हैं, खेत में गए काम करने, खेत में मूली है गाजर है उठा के खा लिए, धोने का पानी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास एसी तो है नहीं कि हम एसी का कार में बैठ के जाएं स्कूल। एसी वाला स्कूल में तो पढ़ेंगे नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बोरा बिछा के धूप के नीचे। तो बचपन से वो देखा है भाई साहब, ये सब चीज हमारा अपना ही है, चाहे वो डेंडर हो, डस्ट पार्टिकल हो, पॉलन ग्रेन हो, सनलाइट हो, जो मैंने कॉमनली बताया अभी, मतलब वो बचपन से जानता है सब तो अपने आदमी है, इन सब के खिलाफ को रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इनको क्या एलर्जन कभी भी ये सारे पार्टिकल है जो एलर्जन एक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। शहर का बच्चा बचपन से सब चीजों को देखा नहीं है, बड़ा होगा एक दिन एसी का कार खराब हो गया, एक दिन स्कूल का एसी खराब हो गया, हायर बाप हायर माई करने लगेगा। थोड़ा सा पॉलन का अटैक हुआ, देखो क्या हाल हो जाती है उसकी। थोड़ा सा डस्ट वाले एनवायरमेंट में भेज दो, देखो क्या हाल हो जाती है उसकी, तुरंत एलर्जिक रेस्पॉन्स आ जाएगा। सो शहरों के बच्चे में ज्यादा देखने को मिलता है। मेट्रो सिटीज में अगर आप जाओगे, जो मोर डेवलप्ड सिटीज है उसी को बोलते हैं मेट्रो सिटीज, तो वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एलर्जन के बारे में मैंने एक ओवरव्यू बताया। अब बात करते हैं कि एलर्जी दो प्रकार का होता है, एक होता है लोकल एनर्जी और एक होता है जनरलाइज्ड एनर्जी। अच्छा, जनरलाइज्ड एनर्जी को एक और नाम से जानते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक। अब दो टाइप का एलर्जी होता है, एक होता है लोकल एनर्जी और एक होता है 8 मिनट है ना, यह मामला बीच में अटकेगा, इसको मैं अगले मीटिंग में लेता हूँ। आ जाओ, जहां तक कोई दिक्कत है एलर्जन में अगले मीटिंग में ले लूंगा मैं इसको। अभिषेक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। रीवा, सृष्टि? नो सर। हम्म, नो। आ जाओ अगले मीटिंग में।